Good evening friends, welcome to channel guys. So in today class we will discuss some important topic from इग्नू नोट्स. जितने भी हम लोग यहाँ पर थ्योरी या कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इग्नू पे आधारित होगा. बिकॉज जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो तो आप लोग पढ़ते ही हैं, बट अभी आप देखेंगे दिसंबर 24 इनका जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था या उससे पहले जून का एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस से नहीं है, या फिर आपने अगर इग्नू के नोट्स पढ़े होंगे तो देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक डायरेक्टली वहाँ से पूछे जा रहे हैं. और साथ ही साथ अभी करंट में जो हमारे पीवाईक्यू का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है. सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक और साथ ही साथ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर. सो 2 वीडियो होंगे. पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू. दीज एमसीक्यू बेसिकली बेस्ड ऑन दिस थ्योरी. जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसी पे आधारित होंगे, और जो एमसीक्यू होगा वो टोटली अभी करंट में जो भी हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, उसी पे आधारित ये एमसीक्यू रहेंगे. दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. आप लोग दोनों वीडियो को देखिए एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. हेयर दिस इज़ ऑल अबाउट मी. यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं. एंड अभी करंट में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जून एग्ज़ाम के लिए, कोर्स हमारा जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था और जून तक चलेगा, 6 मंथ का रहता है. ओके, इसकी फ़ीस आपकी 2999 रहती है. अभी डिस्काउंट चल रहा है 10% 10 to 15%, तो वो आपको मिल जाएगा. अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी समय कम बचा है. जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आपका टेस्ट सीरीज फ्री होगा, उसके लिए अलग से कुछ चार्जेज नहीं है. सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं. अच्छा, जो लोग अभी क्लास रिसेंट ज्वाइन किए हैं कुछ दिन पहले, आप लोगों को अगर कोई डाउट है कोर्स को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं. देन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे. यूनिट 10 तक मैंने पूरा कंटेंट अपलोड कर दिया है. कंटेंट ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब जो थ्योरी पार्ट है वो आपको पढ़ना है. उसमें अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो हम लोग जो लाइव क्लास रहता है उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो उसको क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा थ्योरी डिस्कस करें, फिर प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी रिविजन भी होगा. सो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसको आप देख लीजिए. या तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या आप वीडियो देख सकते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप देखिए वीडियो, क्योंकि सभी वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है. कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको वास्तविक लगता है कि देखना चाहिए या नहीं समझ में आ रहा है, सो आप उसके लिए वीडियो रेफ़र कर सकते हैं. या अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी तो आप पूरा देख सकते हैं. ओके, तो आप अपने टाइम के अनुसार उसको टाइम बना करके कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे क्लास देखनी है, तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसको फॉलो करिए. देन उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको डाउट रहता है पीडीएफ पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी, सो आप वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक जो है आप रिपीट कर दीजिए क्लास में, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट कैन वी विल डिस्कस इन क्लास. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस, उसको आपको फॉलो करना है. जो लोग भी जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करिए, उसको हम कंपाइल करके क्लास में डिस्कस कर लेंगे. इसके अलावा जो भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जैसे कि 5 प्लान है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसे टॉपिक जो कि अभी रिसेंट आ रहे हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे यूएन को लेकर के क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था, तो वो टॉपिक हम अपने खुद ही क्लास में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप बता सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जितनी यूनिट आप पढ़ते जाएंगे उनका पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व करना है. उसमें है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है पीवाईक्यू का, तो उसको आप प्रैक्टिस करती है साथ साथ में. पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, भले ही अब ऐसे पीवाईक्यू नहीं आते जैसे पहले आते थे 2 साल 4 साल पहले, बट हाँ क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक होता है या जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है तो आएगा एग्ज़ाम में. बस वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देंगे, वो लेंदी कर देंगे, बट ऑफकोर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं. सो पीवाईक्यू लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे 5 ईयर्स प्लान के बारे में. ऑल्दो ये अभी तो मतलब 5 ईयर्स प्लान हमारा नहीं, सरकार नहीं बनाती है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे. ओके, 5 ईयर्स प्लान क्या होता है, एनीवन कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? सर, सरकार द्वारा कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की जाती है. बिल्कुल सही है.
कि जो 5 प्लान है उनको बनाया जाता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है एक ऐसा प्लान जो कि सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, और इसका फोकस होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस्ड करके, और जो बजट होता है जिसको हम प्लान बजट बोलते हैं, उसको फोकस करते हैं, और उस क्षेत्र में चाहे वो एग्रीकल्चर हो या बाकी के सर्विसेज सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें हम कोशिश करते हैं कि आने वाले 5 साल में जितने भी प्रोग्राम है, पॉलिसी या जो कुछ बनाया जाएगा उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, सो दैट कि उस सेक्टर में बेहतरी ला सकते हैं इन ऑल डायमेंशन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर करते हुए। ओके, तो 5 ईयर्स प्लान का मतलब यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो 5 प्लान था उसमें हमारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशन पर। ओके, सरकार का कोशिश था बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस उस टाइम पर देश के अंदर जो है फूड सिक्योरिटी के बहुत सारा कंसर्न था। ओके, तो उसको लेकर के सरकार ने पहले 5 प्लान के अंदर जो फोकस एरिया था वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन था। तो सरकार के द्वारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें पूरी इनकम और एक्सपेंडिचर या आने वाले 5 साल में कितना खर्चा होगा, किस सेक्टर में होगा, किस प्रकार का बजट होगा, उन सब के बारे में चर्चा की जाती है। तो ये 5 साल के लिए एक आइडिया सरकार के द्वारा एक डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है। ओके, सो इज अ काइंड ऑफ प्रपोजल जिसको हम बनाते हैं देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इन अ डिफरेंट सेक्टर्स। क्लियर? सर ओके, तो 1951 से लेके 1951 से लेके 2017 तक 5 ईयर्स प्लान को बनाया गया। बट उसके बाद 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर उसको चेंज करके प्लान कमीशन को जो है हटा करके उन्होंने नीति आयोग को लाया 2015 के अंदर। फिर जो है ये 5 ईयर, क्योंकि प्लान कमीशन का ही काम था कि जितने भी 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते थे उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे रेगुलेट करना है। तो जो बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, उसका काम था 5 ईयर्स प्लान को बनाना, उसको रेगुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना और फंडिंग करना, ये सब। देन 2015 में फिर नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को, और नीति आयोग के द्वारा अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ये जो 5 ईयर्स प्लान नहीं आते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में 3 साल का एजेंडा, जैसे 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मिनिमम टर्म एजेंडा या 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, जो कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट लेके आती है। ओके, तो हमारा फोकस अभी रहेगा कि 5 ईयर्स प्लान पर 1951 से लेके 2017 के जितने भी 5 ईयर्स प्लान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, इससे पहले 1928 में आपका सोवियत यूनियन के द्वारा ये जो है इस प्रकार का प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था, जोसेफ स्टालिन के द्वारा, द फर्स्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट 5 ईयर्स प्लान इन द सोवियत यूनियन इन 1928। ओके, इसमें एक चीज़ और होती है कि हम जब बात कर रहे हैं प्लान बजट की, एक आपका प्लान बजट होता है, एक नॉन प्लान बजट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, बताइए। सर सभी पंचवर्षीय योजनाओं में पर्टिकुलर कुछ राशियां रहती थी, उनको इन्वेस्ट किया जाता था। ओके, तो अगर प्लान बजट है तो हो सकता है कि जैसे फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2069 करोड़ रुपए उस पे लगाए गए थे। ओके, तो सेकंड में वो जस्ट उससे डबल हो गया था। ठीक है, तो ये प्लान तो वो एक हो सकता है मेरे ख्याल से। ओके, वो प्लान बजट है आपका, ठीक है। और दूसरा नॉन प्लान बजट का मतलब क्या होता है? सर पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू नहीं चली हैं, बीच में एक योजना अवकाश करके था 1966 और 1969 के बीच। ओके, तो हो सकता है उस टाइम पे जो गड़बड़ियां हुई थी पहले के तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं में, उनको सुधारने के लिए वो योजना अवकाश का बना हुआ था। तो उस टाइम क्या बोलते हैं कि सुधारना है करके उस टाइम पे कुछ वो मतलब राशियां नहीं मिलती होंगी उनको, या फिर नहीं राशियां नहीं अगर नहीं, मिलती होंगी तो ओके, उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं रहती होंगी। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्लान बजट तो ठीक आपने बताया। नॉन प्लान बजट का मतलब होता है कि जो हर साल, जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का यहाँ पर बजट बनाया जाता है, तो इसमें होता क्या है कि जो प्लान बजट होता है, जो तो बात ठीक है, प्लान बजट का मतलब हुआ कि हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया कि आने वाले 5 साल में हाईवे पर फोकस किया जाएगा, हाईवे बनाए जाएंगे देश के अंदर, रोड बनाए जाएंगे।
तो ये हो गया हमारा प्लान बजट कि हमने पहले से प्लानिंग की है, इतना बजट, इतना पैसा दिस पर्टिकुलर सेक्टर को जाएगा। या मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये प्लान बजट कहलाएगा कि आने वाले 5 साल में हम कहाँ पर खर्चा करने वाले हैं। नॉन प्लान बजट का मतलब होता है जो रूटीन खर्चा होता है सरकार का। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार अगर हर साल 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है कि जितने भी टीचर हैं, पुलिस है, हेल्थ केयर सेक्टर है, उस पर जितना सैलरी का खर्चा जाता है, आर्मी है, एक्सपेंडिचर जो है, जो रूटीन का खर्चा होता है वो हमारा नॉन प्लान बजट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। तो ये जो ओके सर। नॉन प्लान बजट का मतलब होता है जो रूटीन खर्चा होता है, रूटीन एक्सपेंडिचर होता है हर साल, दैट इज़ आर नॉन प्लान बजट। प्लान का मतलब होता है जो हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आने वाले 4-5 सालों के लिए, वो हमारा प्लान बजट में आता है। ओके, तो ये जो 5 प्लान थे ये इम्प्लीमेंट किए जाते थे किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इसी का काम था कि इनको बनाना, फॉर्मुलेट करना, इसके बाद प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, देन लगातार उसको रेगुलेट करना। ओके, पहला यहाँ पर है फर्स्ट 5 प्लान, जिसका टेन्योर था 1951 से लेकर 1957। ओके, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में 1951 में। दैट दिस प्लान बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमन मॉडल। व्हाट इज दिस मॉडल? एनीवन? इस मॉडल पर आधारित था ये प्लान, पहला 5 प्लान जो था। और ये मॉडल क्या है? ओके, हैरोल्ड डोमन मॉडल का मतलब हुआ कि ये जो प्लानिंग की गई थी, बजट किया गया था 5 साल के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इस मॉडल को अपनाया गया था, एक इकोनॉमिक मॉडल है, सो दैट कि जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं, जितना सेविंग हो रहा होता है, और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन तीनों के बीच में रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए इस मॉडल को अपनाया गया था। इसका बेसिकली अगर हम देखें इस मॉडल का जो की इम्प्लीकेशंस हैं, जो अजम्पशंस हैं, इसका फोकस होता है कि एक तो आपका पहला जो इकोनॉमी है वो क्लोज होनी चाहिए। इकोनॉमी शुड बी क्लोज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो फॉरेन ट्रेड होता है वो ना हो, या इन्वेस्टमेंट बाहर से ना हो, देश के अंदर ही हो। ओके, पहली कंडीशन। दूसरा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री की, दैट इज़ डिपेंड ऑन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसी से ग्रोथ होगी। तो बेसिकली दिस अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल जिसका फोकस था कि रिलेशन फाइंड आउट करना, रिलेशन बनाना इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में और ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। सो इन 3-4 अजम्पशंस पर ये मॉडल आधारित है और इसका फोकस था कि कैसे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी वजह से पहला जो मॉडल था, पहला जो 5 प्लान था, उसका फोकस था कि कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे डैम वगैरह बनाना, इरिगेशन प्रोजेक्ट पे फोकस करना, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल का जिसका फोकस था कितनी ज़्यादा हम सेविंग कर सकते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस थी इसकी ग्रोथ करने के लिए, क्या क्या होना चाहिए, वो ओवरऑल आपको डिटेल में नहीं जाना बिकॉज इकोनॉमिक क्लास नहीं है, बट बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए कि हैरोल्ड डोमन मॉडल एक इकोनॉमिक क्लासिकल मॉडल था जिसका फोकस था कि कैसे हम देख सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी सेविंग करनी है, उससे कितनी ग्रोथ होगी, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, इसके रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए ओवरऑल इस मॉडल को अपनाया गया था। क्लियर? ओके, तो ये कुछ 5-6 सेक्टर, 7 सेक्टर थे, वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया था इस बजट का। इरिगेशन, एनर्जी में, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, सोशल सर्विसेज, लैंड रिहेबिलिटेशन। हाँ जी, बोलिए। ओके, सो ये जो टोटल प्लान बजट था 2069 करोड़, दैट इज एलोकेटेड इन 7 ब्रॉड एरिया, इन डिफरेंट एरिया में इसको एलोकेट किया गया। लैंड रिहेबिलिटेशन, अदर सेक्टर्स एंड सर्विसेज। लैंड रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन?
क्योंकि सर इस हाँ प्रोसेस होता है रिसेटलमेंट ये सब का, मतलब कि अगर कुछ कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है या किसी को मतलब कि रिलोकेट किया जा रहा है हम्म तो रिहेबिलिटेशन भी होता है उन लोगों का। सर वही प्रोसेस है आफ्टर रिलोकेशन। नहीं तो फिर वो लैंड रिहेबिलिटेशन नहीं होगा ना, वो तो हम लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। वो जो आप बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं डैम बनता है, कहीं पर कोई पार्क बन रहा है, या फिर किसी पर कोई इंडस्ट्री लग रही है, तो सर हम ये कह सकते हैं क्या, क्या सर जो सिंगूर में हुआ था टाटा नैनो का प्रोजेक्ट के बाद, तो वहाँ पे बहुत सारे डिब्रिस पड़ गए थे, तो उस चीज को पूरा यस प्रॉपर करना, साफ करना, बिल्कुल ताकि बिल्कुल लैंड वापस एग्रीकल्चर के लिए हाँ उपजाऊ हो जाए। दैट इज़ राइट, उसको बोलेंगे लैंड रिहेबिलिटेशन या रिहैब करना। इसका मतलब होता है कि ऐसा यस प्रोसेस जिसमें हम रिस्टोर करते हैं उस डिगार्डेड लैंड को, जिसकी आप बात कर रहे हैं, यस यस कि हम किस प्रकार से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला पाएँ। मतलब उस अगर ज़मीन है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे बहुत लंबे समय तक खेती ना हो तो वो बैरन लैंड हो जाती है, तो उसको कैसे दोबारा से हम उसकी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको दोबारा से बेहतर कर सकते हैं, या फॉरेस्टेशन करना उस एरिया में, ओके, सॉइल एरोजन को रोकना। तो बेसिकली चूँकि इस पहला जो 5 प्लान था उसका फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, तो उसके जो भी बाकी सेक्टर्स है उसके आसपास वाले, उन सभी पे ज़्यादा फोकस था। ओके, एग्रीकल्चर या कम्युनिटी डेवलपमेंट, इरिगेशन, एनर्जी, लैंड रिहेबिलिटेशन, सो दैट कि हम उस यूज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करें और बेहतर तरीके से उसको हम रिस्टोर कर पाएँ, उस ज़मीन को, उस लैंड को। यस सर। ठीक है, तो ये सभी सेक्टर्स थे, उस पर ज़्यादा फोकस था। और इसका जो आउटकम था दैट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बैंड बाय द 15%। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, एंड बूस्टिंग द एक्सचेंज रिजर्व एंड पर कैपिटा इनकम बाय द 15%। 8% से जो सर है पर कैपिटा ग्रॉस और इनकम। नेट का डिफरेंस होता है एनएफआईए में। क्या 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 बोल रहे हैं? सर ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है हाँ वो शायद या तो डिप्रिसिएशन हाँ होता है या तो एनएफआईए होता है, हाँ नेट फैक्टर यस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन सही बोल रहे हैं। देखिए, जैसे आप जीडीपी में से अगर माइनस करेंगे डेप्रिवेशन, तो एनडीपी बन जाता है। ठीक है, यस यस। डेप्रिवेशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी हमारा, जिसको बियर एंड टीयर्स बोलते हैं, जितना भी खर्चा या किसी प्रकार का डेप्रिवेशन होता है किसी प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी का मतलब हुआ कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो ये आपका जीडीपी हो गया। इसमें से अगर हम डेप्रिवेशन घटा दें, डेप्रिसिएशंस कि जो भी वैल्यू कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा हुआ है, जो भी यूजेस है, जैसे कि चीज़ें, अब अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन में आएगा, वियर एंड टीयर्स होगा। तो वो जो खर्चा होगा उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी, सो दैट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ बैंड बाय द 15%। इसी प्रकार से पर कैपिटा इनकम विच इज़ इंक्रीज बाय द 8%। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? सर इंडिविजुअल इनकम कह सकते हैं, मतलब लोगों की इनकम क्या है। ओके, एवरेज इनकम किसी भी कंट्री के अंदर उनकी जो सिटीजन है उनकी एक साल की कितनी एवरेज इनकम होती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देश की जीडीपी मान लो 300 लाख करोड़ है, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो ये जो हम डिवाइड करेंगे इसको, जो निकल के आएगा वो हमारा कहलाएगा पर कैपिटा इनकम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख आया, 3 लाख आया पर ईयर, दैट इज़ अ पर कैपिटा इनकम। क्लियर? सो विच इज इंक्रीज बाय द 8%, एंड जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था विच इज बैंड बाय द 15%। टारगेट ग्रोथ था इस पहले 5 प्लान का 2.1%, और जो अचीव्ड हुआ था वो 3.6। तो बोल सकते हैं कि जो बजट बनाया गया था इस 5 प्लान के लिए वो काइंड सक्सेसफुल हुआ, और जो भी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट आया वो आपका 3.6, दैट इज़ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इज़ वी हैव टारगेटेड। क्लियर? इसके अलावा और भी कुछ इसमें फैक्ट्स हैं वो भी याद रख सकते हैं। कुछ यहाँ पर 5 IIT को बनाया गया था, इसके अलावा भाखरा नागल डैम, हीराकुंड डैम, इनको भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में इसको बनाया गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको इसको 1-2-3 बार पढ़ लेना है, सो दैट कि कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको याद रहें इन केस एग्ज़ाम में अगर आते हैं। क्लियर?
सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। 5 IIT फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आएंगे या सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में तो 1 ही बना था, सेकंड में 4 IITs और ओपन हुए थे, तो वो फर्स्ट में काउंट नहीं थे, सेकंड में। नहीं देखो, जैसे इसमें लिखा है ना, बाय द एंड ऑफ 1956 5 IIT वाज इस्टेब्लिश, तो पहले शुरुआत में शायद नहीं उसमें अनाउंस किया होगा, लेकिन 1956 तक लगभग आपके 5 IIT बन गए थे, इस्टेब्लिश हो गए थे। तो आई थिंक आई थिंक इसमें पाँचों तो नहीं आएंगे, बट हाँ 1956 तक 5 इस्टेब्लिश हो चुके थे। एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर, कुछ अलग है क्या नंबर इसमें? नहीं तो 56 तो ऑलरेडी है ना, ये आपका जो टेन्योर है 56 तक है, और 56 तक आपके 5 IIT बन चुके थे। हाँ प्रपोज हो चुकी थी ना सर, 5 IIT सर प्रपोज थी, तो इसलिए हमको फर्स्ट में ही काउंट किया जाता है। हाँ 1956 तक बन गए थे, मतलब अगर वो बीच में भी बने होंगे तो भी आपका पहले ही प्लान 5 प्लान के अंदर वो कंसिडर होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एड्रेस हेल्थ चिल्ड्रन हेल्थ एंड रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज़ IMR एंड आल्सो MMR? देखो ये एग्ज़ाम में, जनरली एग्ज़ाम में आता है, इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो बाकी टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे IMR MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, MMR सर मैटरनल मोर्टेलिटी, ये तो आपका फुल फॉर्म हो गया। ये फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ रेट होता है कि डेथ्स पर 1000, मतलब 1 साल के बच्चे कितने 1000 मरते हैं। ओके। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर पर 1000, उस पर कैलकुलेट करते हैं। ओके MMR पर 1000 लाइफ बर्थ। और MMR मतलब कि जो मतलब कि बर्थ देने टाइम जो भी मदर्स का डेथ हो रहा है, ओके एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है। IMR का मतलब है, फुल फॉर्म तो आपको पता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ इन्फेंट, जो छोटे बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ इन्फेंट डेथ विद इन दी 1 ईयर, अंडर दी 1 ईयर। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ और 1 साल जो पहला बर्थडे होगा उसका, उससे पहले अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो IMR कहलाएगा। तो नंबर ऑफ़ द इन्फेंट डेथ अंडर दी 1 ईयर ऑफ एज पर 1000, दैट इज़ IMR। और MMR क्या होता है? MMR को हम पर लाख में काउंट करते हैं, पर लाइफ बर्थ। मैटरनल डेथ का मतलब हुआ है यहाँ पर कि अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या बच्चा होने के बाद, या फिर 42 मतलब डिलीवरी से 42 दिन से पहले अगर बच्चे की डेथ होती है, सॉरी बच्चे की नहीं, मदर की, तो वो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आएगा। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, या फिर डिलीवरी के 14 डे तक, कि बच्चे का जन्म हो गया और 42 दिन से पहले अगर डेथ हो जाती है तो वो MMR में आएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख। ये जो यहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 1 लाख है। क्लियर? बोलिए। ओके, नेक्स्ट सेकेंड 5 प्लान, ये 1956 से लेकर 1961 तक इसका फोकस था इंडस्ट्री पर, हैवी इंडस्ट्री पर, एंड पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर में जितनी भी, जैसे कि आपके पावर प्लांट हैं, स्टील प्लांट हैं, इन पर जोर दिया गया था। दैट दिस प्लान फॉलोड बाय दी महलनोबिस मॉडल। ये मॉडल क्या है? एनीवन? देखो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मॉडल आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन तो कॉमन होती है कि हेल्थ है, पब्लिक सेक्टर, ये हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे काम करना, बट जैसे मॉडल है या कुछ पर्टिकुलर ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि उसी पर्टिकुलर 5 प्लान के अंदर आए हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे इसका सेकेंड 5 प्लान का फोकस था इंडस्ट्री पर, स्पेशली हैवी इंडस्ट्री पर। व्हाट इज द महलनोबिस मॉडल?
हैवी इंडस्ट्री में आपका जैसे कि बहुत सारे प्लांट बनाए गए, आपका भिलाई, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो इन सबको बनाया गया था। इसके अलावा PSU उनको प्रमोट किया गया उसमें ये, तो ये सभी चीज़ें आपके सेकंड फेज प्लान के अंदर थे। दैट इज़ बेस्ड ऑन द महलनोबिस मॉडल, प्रशांता चंद्र महलनोबिस मॉडल 1953 उस पर आधारित था। इस मॉडल का मतलब क्या है एनीवन? सर स्टैट्स को लेकर बोला जाएगा। ये मॉडल देखिए इसमें स्टैट्स को लेकर स्टैटिस्टिक्स। नहीं इसमें ठीक है, वो आपकी बात थोड़ी ठीक है। देखो इसमें इसका ये था, इनका मानना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हैवी इंडस्ट्री पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कैपिटल गुड पर होना चाहिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है ना, हैवी मशीनरीज है, इंजीनियरिंग बड़ी बड़ी जो होते हैं, उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैपिटल गुड्स हो गया। दूसरा होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है सिंपल, जैसे कि जो फूड प्रोडक्शन हुआ, टेक्सटाइल हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स है। तो इनका इस मॉडल में ये मेंशन था कि हमारा फोकस अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है तो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फोकस करना चाहिए कैपिटल गुड्स पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी चाहिए। ओके, सो दैट इज़ द महलनोबिस मॉडल, कि हमारा जो एम्फेसिस होगा वो होगा किस पे, हैवी इंडस्ट्री पर। और दूसरा क्या है कि जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट को हमको कम करना है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को हमको कम करना पड़ेगा। कि इसके लिए क्या करना होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करना होगा, देश के अंदर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और इंडिया कम से कम बाहरी जो फॉरेन इंपोर्ट्स होता है उस पर कम से कम रिलाई करे। तो ये दूसरी काइंड ऑफ कंडीशन या बोल सकते हैं उसका एस्पेक्ट था इस मॉडल का। तीसरा था कि सोशलिस्ट मॉडल अपनाना चाहिए। सोशलिस्ट मतलब ये होता है कि जितनी भी सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो कंट्रोल करे, जितनी भी आपके इंडस्ट्री है या कुछ भी है उनका कंट्रोल होना चाहिए सरकार के हाथ में। ओके, इस प्रकार का मॉडल पहले सोवियत यूनियन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े हब हैं, उनको सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? तो जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसमें ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ये मॉडल का फोकस था, महलनोबिस मॉडल। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कैपिटल गुड्स पर, इंडस्ट्री पर, जहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होना चाहिए। और जो डिपेंडेंसी है दूसरे देश पर उसको कम करना है। और तीसरा है कि जो हैवी इंडस्ट्री है, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू, सो दैट कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट विद इन दी कंट्री होना चाहिए। ये हमारा महलनोबिस मॉडल था। सो मोर फोकस ऑन द पावर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, सोशल सर्विसेज, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। एंड द टारगेट वाज 4.5, देन एक्चुअल जो ग्रोथ हुई थी दैट इज़ स्लाइटली लेस, 4.27। सो दैट इज़ वी कैन से सेटिस्फैक्ट्री। एंड अच्छा, इसमें 3 टियर सिस्टम ऑलरेडी ये इसका पार्ट नहीं है, बट मैंने इसलिए मेंशन कर दिया बिकॉज उसी टाइम के दौरान ये आपका 3 टियर सिस्टम आया था। बिकॉज एग्जाम में हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कौन सी कमेटी थी, अभी एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन टफ आ रहे थे, पूछ सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया देश के अंदर 1959 में, तो इसमें किस कमेटी की रिकमेंडेशन से? द कमेटी वाज दी बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके द्वारा प्रपोज किया गया था। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये फैक्ट्स को आपको याद कर लेना है। क्लियर? बोलिए। अच्छा, इस अभी ये जो प्लान था इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्या कारण हो सकते हैं बताइए आप लोग, इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जा सकता है? ऑल्दो दैट वाज सेटिस्फैक्ट्री, इसका जो है टारगेट अचीव हो गया था, बट समवेयर इसको क्रिटिसिज्म किया गया, क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज इसका फोकस हैवी इंडस्ट्री पर था। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गार जो है वही देती हैं।
तो ज़्यादा फोकस उस पर नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से उसको ज़्यादा टारगेट किया गया, या एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें फोकस इंडस्ट्री पर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम जो है बजट एलोकेट किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया गया था। ओके, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड 5 प्लान। ये इसका 1961 से लेकर 1966। इसकी जो थीम थी दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक मिनट, ओके, देखिए एग्जाम में कभी कभी थीम भी पूछ लेते हैं। अगर आप देखेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आई थिंक, उसमें उन्होंने थीम मैच द फॉलोइंग में थीम करके दी थी आई थिंक, किसकी कौन सी थीम है उसको आपको पेयर करना था। तो लास्ट में मैंने इसमें सभी फर्स्ट प्लान की थीम को एक साथ कंपाइल करके रखा हुआ है, तो आप बाद में उसको पढ़ने के लिए आपको हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो कि सर इंडिया विल बी प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन देयर ओन। हाँ बिल्कुल, इंडिया कहीं बाहर कंट्री पे निर्भर नहीं रहेगा। बिल्कुल आत्मनिर्भर, जिसको भारत बोल सकते हैं। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो जिसका फोकस हुआ कि वो जो भी प्रोडक्शन करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ज़्यादा जोर देना, और आर्थिक विकास इस प्रकार का होना चाहिए कि जो जिसमें इंडिया खुद सेल्फ रिलायंट रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे, खुद उसका जो है निर्माण कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए उसका। क्योंकि उसके पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं क्रांति नहीं आई थी, हरित क्रांति है उसकी हम बात करते हैं। तो उससे पहले देश से बाहर से बहुत सारा अनाज है या गेहूँ है या बाकी पल्सेस को मंगाना पड़ता था देश के अंदर। तो उसके बाद सरकार ने कोशिश किया कि 5 प्लान के माध्यम से हम किस प्रकार से इरिगेशन सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, और ये जो आपका मैकेनाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया 3 ईयर्स 5 प्लान के अंदर। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, एजुकेशन, शेल्टर, सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर ग्रोथ। ओके, व्हाट आर द चैलेंज इन द सेटबैक? इसी दौरान जो है इंडो चाइना वार हुआ 1962 में, और इंडो पाक वार 1965 में। इसकी वजह से जो फंड दिया गया था वो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में चला गया, तो इस वजह से काइंड ऑफ शॉर्टेज हुआ फंड का क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में कहीं ना कहीं फेलियर अचीव हुआ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसे थे या बोल सकते हैं जो बजट था वो दैट इज टर्न टुवर्ड्स द डिफेंस सेक्टर। सो जो टारगेट ग्रोथ थी 5.6 थी, अचीव हुई थी 2.8। सो इज काइंड ऑफ फेलियर ऑफ दिस 5 प्लान। देन फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन बढ़ गया इससे, और फूड इम्पोर्ट करना पड़ा, ये सभी चीज़ें। इसके बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि इंडिया जो है बाहर से फूड ग्रेन से या इस प्रकार से बाहर से मंगाता था, क्योंकि उस टाइम पर जो हरित क्रांति थी वो स्टार्ट हुई नहीं थी, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आती थी इरिगेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। ओके, देन रिस्पॉन्स टू दिस फूड क्राइसिस, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1965। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करने का है, एक तो आपका थीम हो गया, और इसका बेसिकली फोकस क्या है, तीसरे 5 प्लान का फोकस क्या है उसको आपको ध्यान रखना है। एंड चैलेंजेस कैन बी आंसर, बट आपको पता रहना चाहिए बेसिकली कि इसी दौरान जो है युद्ध हुए थे, पाकिस्तान से हुआ था उसी टाइम पे, और उससे 2-3 साल पहले चाइना से। तो इसकी वजह से ये जो 5 प्लान था वो काइंड ऑफ फेल हो गया था। ओके, तो इसी वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से फिर 1966 से लेकर 1969 में सरकार के द्वारा प्लान हॉलीडे घोषित किया गया। व्हाट इज प्लान हॉलीडे? एनीवन? ब्रेक लिया गया था ना, क्योंकि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। बिल्कुल, 2-3 साल तक कुछ नहीं हुआ था, कोई भी प्लान नहीं आया था, तो वो 3 साल प्लान हॉलीडे था। क्या कहते हैं? हाँ, उस समय जो है बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ गया था 1960 के आसपास, तो सरकार के द्वारा इंडिया से बाहर यूएसए से बीट मंगाया गया, जिसके बारे में आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में। अंडर द PL 480 वीट वगैरह बाहर से मंगाया गया, तो फूड प्रोडक्शन भी कम हो गया था ड्रास्टिकली, और हाई इन्फ्लेशन, बजट डेफिसिट की वजह से फिर उनको प्लान हॉलीडे को घोषित करना पड़ा 3 साल के लिए।
ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ 5 प्लान 1969 से लेकर 1974 तक। ओके, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है गडगिल फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर हाँ जी बोलिए। सर ये प्लान हॉलीडे का एक और मेन कारण था कि हमारे पास रिसोर्सेज हमारा सब खत्म हो गया था ना। हाँ जो वॉर लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बेसिकली वही मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे तो इंडियन रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएट हो गया था। इसी वजह से सरकार को जो है एक्सपोर्ट इनकरेज करना पड़ा, को उन्होंने किया, लेकिन जो है फिर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, बजट डेफिसिट था, पैसे नहीं थे। ओके, बहुत सारा पैसा डिफेंस में खर्चा हो गया था। ठीक है, देश के अंदर आर्थिक इनस्टेबिलिटी आ गई, हाई इन्फ्लेशन हुआ, तो काइंड बोल सकते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक रूप से। तो 5 प्लान कैसे बना पाते, उसके लिए प्रॉपर बजटिंग चाहिए। नेक्स्ट आपका आया फोर्थ 5 प्लान 1969 से लेकर 1974 तक। ओके, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस पर फोकस किया गया था आपका गडगिल फार्मूला का यूज़ करते हुए। गडगिल फार्मूला क्या है? सॉरी, एनीवन? उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर DR गडगिल। उनके द्वारा एक फार्मूला तैयार करके दिया गया था। किस लिए दिया गया था? कि फ़ंड हम कैसे उसको एलोकेट करेंगे। जो फंड एलोकेशन होता है, बजट जब बनता है इसके लिए, भविष्य प्लान के लिए, तो जो फंड एलोकेशन होता है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो किस प्रकार से एलोकेशन किया जाएगा राज्यों को इस पैसे का, उसको लेकर के इनके द्वारा जो है क्राइटेरिया दिया गया फंड एलोकेशन का, उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी गरीब राज्य हैं, जो पुअर स्टेट हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा। इसमें 60% जो एलोकेशन होता है, 60% दैट विल बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, कि उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है। ओके, तो जो लार्जर स्टेट थी उस पर फोकस किया। दूसरा था आपका कि 10% जो दिया जाएगा फंड, दैट इज बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। मतलब जिन राज्यों की पर कैपिटा इनकम कम है, जो गरीब राज्य हैं, उनको फंड दिया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, दे विल बी प्रोवाइडेड मोर फंड। तीसरा क्राइटेरिया था कि 10% दैट इज़ बेस्ड ऑन द टैक्स एफर्ट, कि अगर कोई राज्य ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करता है, ठीक है, तो काइंड ऑफ रिवार्ड्स के फॉर्म में उसको जो एलोकेशन होगा 10% उसके बेसिस पे दिया जाएगा, टैक्स कलेक्शन के आधार पे। कि अगर कोई राज्य ज़्यादा एफर्ट करता है, हायर टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो उसको ज़्यादा फंड दिया जाएगा। और 10% दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट परफॉर्मेंस, कि राज्य की परफॉर्मेंस कैसी है, कि अगर जो प्लान बनाया गया है उसको कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान एग्जीक्यूशन में किस प्रकार की उसकी परफॉर्मेंस है। ओके, तो जो भी एफिशिएंट स्टेट होगी, जिन्होंने बेहतर तरीके से काम किया होगा, उनको काइंड ऑफ रिवार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10% दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेशल प्रॉब्लम। स्पेशल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि सभी राज्य एक जैसे तो नहीं है, किसी किसी राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है, ओके, तो उस टाइम पर तो इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा वो जो 10% एलोकेशन था उसको देखते हुए, और जिसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल हिली एरिया में क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटी ज़्यादा आती है ना, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए राज्यों की जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए 10% फ़ंड का एलोकेशन किया गया था। तो फंड एलोकेट कैसे होगा, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, वो इस गडगिल फार्मूले के माध्यम से मेंशन किया गया। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम था वो आपका बेसिकली तो 1952 में इनिशिएट किया गया था, लेकिन इस फोर्थ फैमिली प्लान के माध्यम से उसको बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन
करने की बात की गई। इसके अलावा जो 14 इंडियन नेशनल बैंक्स थी उनको नेशनलाइज किया गया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया इसी 4th 5 प्लान के अंदर। एंड जो टारगेट था 3 अचीव्ड बाय द 3.3, दैट इज़ टारगेट बाय 5.6। तो टारगेट ज़्यादा था, मतलब कम अचीव हुआ। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको ध्यान रखना है, जिसमें गडगिल फार्मूला हो गया और ईयर तो आपको याद रखना है और क्या इसका फोकस था। पॉवर्टी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको कम करना, बेरोजगारी कम करना, इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना और जो आर्थिक रिसेशन था उसको कंट्रोल करने, ये सभी इश्यूज़ पर फोकस था चौथा 5 प्लान। नेक्स्ट 5th 5 प्लान। एक नारा आपने सुना होगा, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो नारा था वो बेसिकली इसी 5 ईयर प्लान के माध्यम से फोकस किया गया था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। उनकी लीडरशिप में इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। गरीबी हटाओ साथ साथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस किया गया। इसी दौरान 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड किया गया। नेक्स्ट आपका इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। मिनिमम नीड प्रोग्राम्स इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज प्रिपेयर बाय दी डीपी धर कमेटी की रिकमेंडेशन से। एंड 1978 के अंदर जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने इस प्लान को जो है रिजेक्ट कर दिया या उसको रोक दिया। देन आया आपका रोलिंग प्लान। व्हाट इज ए रोलिंग प्लान? बताइए। उसी दौरान एक्चुअली क्या हुआ कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975-76 के दौरान 1.5-2 साल, तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक टर्मोइल क्रिएट हुआ, बोल सकते हैं टेंशन क्रिएट हुई। और 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, तो उन्होंने इस प्लान को जो है रोक दिया 1978 के अंदर। लेकिन उनकी सरकार बहुत दिन तक चली नहीं, तो फिर दोबारा से आईएनसी जो कांग्रेस की सरकार बनी 1980 के अंदर, फिर दोबारा से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो उन्होंने फिर जो है उस टाइम पे रोलिंग प्लान को लागू किया। रोलिंग प्लान का मतलब हुआ कि जैसे कि ये 5 साल का बजट होता है ना, 5 ईयर्स प्लान, तो उसमें हमारा पूरा फोकस होता है 5 साल पे। लेकिन रोलिंग प्लान का मतलब था कि हमारा जो फोकस था वो कि बजाय उसको हम 5 साल का बनाए, उसको हम एनुअली बजट बनाए, ठीक है। तो रोलिंग प्लान में क्या हुआ कि बेहतर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एनुअली ऐसे रोलिंग प्लान को बनाया गया। ओके, कि कैसा उसका परफॉर्मेंस है, उसको एवल्यूशन करना, मूल्यांकन करना, उसके आधार पर फिर अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेस करना है तो हम उसको कर सकते हैं। उसके बेसिस पे फंड का एलोकेशन किया जाएगा और टारगेट सेट किया जाएगा। दैट इज वाज द रोलिंग प्लान। ओके, देखो इसमें अभी 6 से लेकर 10 तक जो डिफरेंट थीम है, थीम को भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में थीम भी आता है। तो आपका इसका थीम था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। आप लोग बताइए कुछ इसके बारे में, एनी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि इसमें नहीं लिखा है, मिसिंग है। सर नबार्ड आया था ना। ओके, नबार्ड और आरबीआई याद नहीं आ रहा सर। ओके, देखिए गरीबी को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, जो ये मैंने वैसे मेंशन किया है इसमें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, उसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा आपका जो आपने बोला नाबार्ड का, बिल्कुल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, हाँ 1978 में आया था ये, लेकिन 1980 से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इफेक्टिव रूप से, ठीक है। इसी वजह से सही लिखा है वो 6 में, क्योंकि 1980 आपका 1980 से 1985 है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये फैक्ट्स देख कर ही लिखे हैं।
तो 1980 में जो आप बोल रहे हैं वो 1980 में बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ। 1978 में आपका जो एक्ट जो आपका प्रोग्राम बना स्टार्ट हुआ, लेकिन दैट इज़ पुट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1980 इन दी 6th 5 प्लान, 6th 5 प्लान के अंदर ऐड हुआ। ठीक है, तो फैक्ट ठीक लिखा है वो। एंड टारगेट ग्रोथ रेट आपका 5.2 था एंड दैन एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 5.7, दैट इज काइंड इट वाज द सक्सेसफुल। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद करना है इसमें, थीम क्या है, और ये कुछ जैसे IRDP है, इसके अलावा आपका नाबार्ड बैंक है, ये सब इसी में बने 6th प्लान के अंदर। ओके, बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं कि पॉवर्टी, एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो सब में लिखा होगा। नेक्स्ट है आपका 7th 5 प्लान। दिस प्लान वाज लीडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो वहाँ पर हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बोलते हैं कि उस टाइम पे जो है देश के अंदर राजीव गांधी जो है कंप्यूटर लेकर के आए, वो सुनते हैं हम लोगों से। तो वो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी की। उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अगर बेहतर तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया इस 5 प्लान के अंदर। टू इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, generate employment by the providing social justice and technological advancement. When we use the modern technology in different sectors, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो, तो पूरा का पूरा प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया गया। एंड टारगेट ग्रोथ रेट वाज द 5.0 एंड एक्चुअल 6.01 बोल सकते हैं। दैट वाज द सक्सेसफुल प्लान। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 एंड ग्रोथ इन द कॉटन एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फोकस किया गया, एंड टेलीकॉम IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक्सपेंशन किया गया उसका। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो इसमें जो सब मेरे में स्क्रीन टाइम क्या लिखा है, मेरे में स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। आप एक बार क्लास को लीव कर जाइए, छोड़िए, दोबारा से ज्वाइन करिए, शायद आ जाएगा। ठीक है, हाँ, पहले क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, फिर ज्वाइन करें। नेटवर्क इशू होगा आपकी साइड से, बिकॉज अगर मेरे यहाँ से अगर ब्लैंक होगा तो सभी को नहीं दिखेगा है ना। सो इसमें आपको ये याद रखना है ईयर, और इसके अलावा जो उसका थीम है दैट मोर फोकस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टारगेट ग्रोथ कितना था, और क्या क्या अगर कोई स्कीम्स है उसको आपको याद कर लेना है। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं सभी 5 प्लान के अंदर कि गरीबी कम करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है एनुअल प्लान। व्हाट इज एनुअल प्लान? अगेन फिर 1990 के आसपास फिर एक इकोनॉमिक टर्मोइल क्रिएट हुआ, तो फिर एनुअल प्लान बनाना पड़ा। व्हाट इज एनुअल प्लान? सर LPG जब आया था उसको लेकर एनुअल प्लान बनाया गया। बिल्कुल, जब देश के अंदर उस टाइम पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी देश के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे, कम हो गए थे उस दौरान 1990 के टाइम पे। ठीक है, तो फिर भारत सरकार को जो है LPG रिफॉर्म्स लाने पड़े, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति उस टाइम पे बहुत ख़राब थी। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, तो उनके द्वारा इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, स्पेशली जो 1990 के टाइम पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, तो IMF ने रिकमेंडेशन दी, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया और LPG रिफॉर्म्स फोकस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको यही याद करना है 1990 ये एनुअल प्लान के अंदर, कि एनुअल प्लान लाया गया था बिकॉज देश के अंदर आर्थिक स्थिति या आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा था। तो उस टाइम पर सरकार के द्वारा फोकस किया गया किस प्रकार से हम इससे बाहर निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से। सो उन्होंने LPG रिफॉर्म्स को लागू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल ख़त्म होने पे था, 1-2 हफ्ते का बचा हुआ था ऐसा बोलते हैं। तो सरकार ने फिर LPG रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट है आपका 8-5 प्लान।
1992 से लेकर 1997, इसके बारे में कुछ बताइए। सर हम्म, सर एक्सपोर्ट ये सब को लेकर सर बहुत ज़्यादा इसको देखा गया था। बिल्कुल, जैसे कि अगर आपका एलपीजी रिफॉर्म जैसे ही आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया गया, तो हमारी सरकार की जो पॉलिसी थी उस टाइम तक वो इतनी ओपन नहीं थी। तो जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो सरकार को अपनी पॉलिसी को ही बदलना पड़ा, कि जैसे कि सरकार का जो पहले क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जितनी भी इंडस्ट्री थी, चाहे सरकारी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उनका कंट्रोल था। सरकार ने धीरे धीरे करके, क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन द लिबरलाइजेशन, मतलब सरकार का जो कंट्रोल होता है उसको भी कम करना पड़ता है इंडस्ट्री पर। सो गवर्नमेंट स्टार्ट रिड्यूसिंग द कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा अब जो कि पहले तो हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं था, देन सरकार ने क्या किया, जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ावा दिया, बाहर से कंपनियां इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ज़्यादा फोकस किया कि कैसे बाहर से पैसा आ सकता है, कैसे बाहर से इंडस्ट्री आकर के यहाँ पर बनेगी, तो कि कहीं ना कहीं देश के अंदर इकोनॉमिक स्थिति बेहतर होगी। ओके, इसको बोलते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन, कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम कर देना। ओके, सो दैट कि बाहर से कंपनियां आकर के इंडिया में काम करना शुरू करें या मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएं। ओके, तो ये हमारा मोर फोकस था 1992 से लेकर 1997 पे, मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उसको लेकर के जो पॉलिसी नई बनाई गई उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया 8वें फर्स्ट प्लान के अंदर। क्लियर, जिसमें टारगेट था 5.6 का और जो एक्चुअल ग्रोथ हुई वो हमारी 6.8 हुई। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 9th फर्स्ट प्लान 1997 से लेकर 2002 तक। इसका जो थीम दैट वाज द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस, ठीक है, बट इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझें तो कैसे, उसको एग्जांपल से बताइए। सर ग्रोथ, इक्विटी ग्रोथ का मतलब हो गया कि जैसे अगर जेंडर को लेकर चले तो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल। ओके, सो बेसिकली ये जो प्लान था इसका फोकस था, जैसे हम बात कर रहे हैं गरीबी हटाओ और बाकी रोजगार जनरेशन, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे कि जो आपका गडगिल फार्मूला था जहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस राज्य को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी, ठीक है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी जिस प्रकार का बदलाव वो चेंजेस आएगा। हाँ हाँ, फेयरनेस, बिल्कुल, इक्विटेबल ग्रोथ हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का या जो भी वो है। सो दैट इज़ द ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। टारगेट वाज द जीडीपी ग्रोथ बाय 6.5 एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड ग्रामीण रोजगार योजना दोनों को लाया गया था। ये कब लाया गया इसको? 1999 में। ये जो ग्राम स्वराज योजना थी ना, ये 1999। 1 सेकेंड, इसको दोबारा लिख देता हूँ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दैट इज 1999। अभी इसको क्या बोलते हैं, होगा किसी को पता होगा? अभी प्रेजेंट टाइम में इस स्कीम को किस नाम से जानते हैं? हाँ बिल्कुल, डे, NRLM, डे का मतलब हुआ आपका दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, और चैलेंजेस एंड सैटिस्फाइड इकोनॉमिक सैंक्शन आफ्टर दी पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया और बाकी कंट्रियों ने, दैट अफेक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और बाकी फिजिकल डिफिसिट बढ़ा एंड रिफॉर्म्स जो है दैट वाज द स्लो पेस ऑफ द रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर बैंकिंग सेक्टर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक तो आपका थीम याद रखना है आपको, और क्या है इसमें जो स्कीम्स हैं उनको याद ध्यान रखना है। एक्सपेंशन ऑफ द SHG, SHG का मतलब क्या होता है? SHG अंडर दी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
बेस्ट बूस्ट द रूरल एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली व्हाट इज़ द एसएचजी ग्रुप, आपने सुना होगा। सर बेसिकली हम लोग जानते हैं ऐसे चीज को कि वुमेन ग्रुप्स होता है, बट होता मेल भी है। हाँ बिल्कुल। बट सक्सेसफुल है वुमेन्स नहीं, बोलते हैं वो सर, स्मॉल ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ उसका फुल फॉर्म, ठीक ठीक है। जिसमें महिला और पुरुष उन दोनों सदस्य होते हैं उनके। ओके। ये गांवों में बेसिकली उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसे समूह बनाए जाते हैं जो कुछ कुछ चीजों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए एसएचजी ग्रुप सर का, रोजगार भी होता है। हाँ हाँ सर वो मतलब कि सेविंग्स ग्रुप होता है, जैसे सब लोग कुछ अमाउंट के लिए एग्री करते हैं, उस अमाउंट को सेविंग्स करते हैं। हाँ। और फिर जिनको भी लोन का जरूरत होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 1 to 2% पे उनको वो पैसा दिया जाता है उनके, ठीक है, जो कि फिर वो उसको करते हैं। बिल्कुल। एसएचजी का देखिए स्कोप जो आप लोग बता रहे हैं वो ठीक है, ये काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। तो जिसमें आपका जो लोन की बात कर रहे हैं इसमें, तो वो भी ठीक है, उसमें लोन भी दिया जाता है उनके द्वारा। बाकी सब लोग उसमें से कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, फिर कम से कम पैसे में उसको लोन दिया जाता है। एक तो ये, दूसरा है कि एक ग्रुप आपका 7, 8 या 10 महिलाओं का ग्रुप होता है, ये फिक्स नहीं है। देखो अगर मैं बात करूँ तो किसी किसी एसएचजी ग्रुप के अंदर 15 महिलाएं भी होती हैं या पुरुष होते हैं, तो ये दैट इज़ नॉट पर्टिकुलर फिक्स कि आपको 8-10 लोग होंगे, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड। मिनिमम 7 होते हैं। हाँ हाँ, तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर जैसा ग्रुप बना हुआ है, जैसा ग्रुप फॉर्मेशन है, और उसके डिफरेंट वर्क होते हैं। अगर हम आज की बात करें तो केवल आपका रूरल एरिया में नहीं है, शहरों में भी ये एसएचजी ग्रुप आपके बने ही हुए हैं। जैसे आप जाएंगे किसी भी आपका स्लम एरिया के अंदर, तो स्लम एरिया में इस प्रकार के सरकार के द्वारा जो अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी है उनके द्वारा एसएचजी को प्रमोट किया जाता है। और बाकी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे मिशन शक्ति है, ठीक है, उसके माध्यम से इनको लोन दिया जाता है कम से कम इंटरेस्ट पर, सो दैट कि उस लोन का वो लोग पैसे का यूज़ करके डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज बनाना तो वो ड्रेनेज बनाने के लिए वो लोग फंड का यूज़ करते हैं, और फिर जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो उसको रख लेते हैं। या फिर मान लीजिए स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह बनाते हैं लोग, या जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को फ्लैक्स वगैरह बनाना, या और भी छोटे मोटे टेंडर ले लेते हैं लोग। जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग का काम करना होता है वो वाला, या फिर ये जो आपके पार्किंग में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पार्किंग में काम करते हैं, उसमें एसएचजी ग्रुप भी शामिल होते हैं। वो लोग भी जो ऑनलाइन उसमें आपका वो लोग टिकट काटते हैं, तो वो भी काम इनको दिया जाता है। जो मिशन शक्ति है उसमें इन लोगों को उसके माध्यम से लोन दे करके डिफरेंट छोटे मोटे टेंडर जो होते हैं वो लोग उसका काम कर रहे होते हैं शहरों में। गाँव का चूँकि काम अलग होता है, तो उसके अनुसार वो लोग गाँव में अपना छोटा मोटा बिजनेस करना, या फिर जैसे आपने देखा होगा पापड़ वगैरह बनाया जाता है इनके द्वारा, या अचार वगैरह बनाया जाता है छोटे छोटे ग्रुप के द्वारा, उसको फिर लिंक करके शहरों में बेचा जाता है। तो ये बहुत प्रकार के काम होते हैं एसएचजी ग्रुप के अंदर। क्लियर? यस। नेक्स्ट है आपका 10th 5 प्लान 2002 से लेकर 2007 तक। इसका जो थीम था दैट इज़ दी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाना, और ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग दी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या क्या इसके की ऑब्जेक्टिव थे? एक तो था कि टारगेट ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट 8% एंड पॉवर्टी रिडक्शन बाय द 5%, 2007 तक 5% और कम करना। इसके अलावा रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और एजुकेशन एंड लिटरेसी में जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना 75% करना बाय 2007, एंड आईएमआर आपका 45 तक लाना। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कितना आईएमआर है एनीवन? अच्छा 20 to 25 होना चाहिए, कम है सर। एनीवन? 2018 में आपका था 32, 2000 उसके बाद 2020 में जो है, जो आई थिंक लास्ट यही, सर अभी और कम हो गया ना। अभी 28 था। अभी रिसेंट का मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, क्योंकि ये आपका थोड़ा पुराना है। 28 2020 का 28 है। एमएमआर कितना है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2018-20 का जो है 97, कितना 75 हो गया?
सी सर INR 25 है अभी। ओके, सी ये जो नंबर है मैं 2020 का बता रहा हूँ, अभी हो सकता है चेंज हो गया हो, तो आप लोग उसके हिसाब से देखना, थोड़ा सा ये पुराना है, ठीक। बट हाँ, आपको पता रहना चाहिए बेसिकली लास्ट अभी रिसेंट का कितना है, सो दैट के एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप लोग उसको सही वाला ऐड करना, जो रिसेंट वाला होगा। ओके, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको अपडेट कर दूंगा, जो भी रिसेंट का भी होगा वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और व्हाट आर द की फीचर एंड इनिशिएटिव। आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को कंटिन्यू किया गया, मिड डे मील स्कीम्स उसको बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस, भारत निर्माण प्रोग्राम, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूस्टअप। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं। टारगेट जो था आपका 8% का वो कम हुआ, 7.7 एवरेज GDP ग्रोथ हुआ, स्लाइटली लेस देन टारगेटेड। नेक्स्ट है 11 प्लान 2007 से लेकर 2012। इसका जो थीम था दैट इज़ फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट बताइए, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी कॉमन है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट की पॉइंट ऑफ दिस 11th 5 प्लान? सर एमजी नरेगा आया था इसमें, और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो भी आ गया था। नरेगा तो आपका 2006 में आया था। 2000 एक्ट कब आया? सर एमजी नरेगा सर 2006 में आया था। ओके, तो इसको ये तो आपका 2007 से 12 है ना। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोग्राम जो भी था ये एमजी नरेगा 2006 में, ठीक है। उसके बाद इसको इसमें लिखा है कि जो नरेगा एक्ट था उसको एक्सपेंड किया गया फॉर एम्प्लॉय जनरेशन फर्दर, क्योंकि 2007 से 2012 है ये, ठीक है। राजीव आवास योजना जो कि लॉन्च की गई थी 2011 के अंदर, हाउसिंग अर्बन एरिया में, अर्बन पुअर को स्लम एरिया में हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो का याद रखना है, बाकी तो ये सब कॉमन ही होता है सब। नेक्स्ट देखो, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, जो जो चीज़ें समझाने की हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट है आपका 12 5 प्लान 2012 से लेकर 2017। अब ये लास्ट वाला था आपका, क्योंकि 2014 में तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद उन्होंने नीति आयोग को इम्प्लीमेंट किया 2015 में। ओके, तो ये इसमें से कुछ बस आपको याद रखना है कि ये लास्ट वाला कौन सा था, 12 5 प्लान था जो 2012 से 17 तक था, और इसका जो है थीम जो था दैट वाज द फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, क्योंकि इस दौरान जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई वो तो बाद में लॉन्च की गई, नीति आयोग के आने के बाद ही या उसके पहले भी थी, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं, अभी हम लोग देख लेंगे उसमें, ठीक है। ये आपका की इनिशिएटिव एंड स्कीम्स, जैसे कि आपका मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी मिशन, स्किल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये आपके 2014 के बाद है, 2014 या 2015 के में है। ओके, तो 2014 में जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हटा दिया गया, और दैट इज़ रिप्लेस विद द न्यू बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एज नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो पता रहना चाहिए आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? जी सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने थीम लिख दी है सभी, अगर मैचिंग में एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, या दो आपके टेबल दे रहते हैं तो पेयर करने के लिए कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए सभी थीम को मैंने मेंशन कर दिया है। देख, वैसे शुरू वाले जो शुरू के 4-5 5 प्लान है उसमें ऐसे कोई थीम है नहीं, बट हाँ उसका जो मेन फोकस जो था ना उस चीज़ को मैंने ऐड कर दिया है। जैसे पहला आपका था एग्रीकल्चर सेक्टर में, दूसरा था आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनलेस मॉडल जो मैं चर्चा किया था अभी, तीसरा था आपका सेल्फ रिलायंट इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर था आपका प्लान हॉलीडे आया जिसमें काइंड ऑफ ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस उसमें कुछ स्टेबलाइजेशन मेजर लिए गए। देन अगेन ये कुछ थीम्स हैं, गरीबी हटाओ। ओके, ये सभी के सभी आपके डिफरेंट थीम्स के ऐड कर दिए। इसमें क्या होगा कि आप तो एक तो आपको आइडिया रहेगा कि बेसिकली थीम से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस 5 प्लान के अंदर क्या फोकस रहा होगा, किस एरिया में ज़्यादा फोकस रहा है। ओके, तो आपको ईयर याद करना है
और एक्चुअली थीम आपको पता रहनी चाहिए। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स है, तो इससे पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इस प्लान के अंदर क्या क्या हुआ होगा, है ना। क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए हैं तो पॉलिसी फिर उसी के अकॉर्डिंग बनेगी सरकार की, तो आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है।